राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का ईटीपी का एग्ज़ाम है और ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है आपका बीएसटी से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-23 का सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया गया है कि सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना, यानी उद्यमिता साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है कि यहाँ पर व्यावसायिक अवसर संबंधित होता है, यानी व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से। ठीक है, जो भी बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यावसायिक अवसर संबंधित होता है या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ वाणिज्य संभाव्य परियोजनाओं से, यानी कॉमर्शियली फेसिबल प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो इसमें आता है मनोभाव यानी क्यू, संचालन यानी ड्राइव, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, जो भी क्वेश्चन सबको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक उद्यमी को डैश संरक्षण के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी अटेंटिव फॉर डैश प्रोटेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मांग पूर्वानुमान में शामिल है यानी इज इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्पकालीन पूर्वानुमान अवधि होती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग पीरियड इज, ये लेस देन 12 मंथ्स होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 6 मंथ्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी एबिलिटी टू परसीव यानी समझ की शक्ति, इनसाइड इनटू द चेंज यानी परिवर्तन पर नज़र, इनोवेटिव क्वालिटी यानी नवप्रवर्तीय गुण। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निर्मित अवसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक मांग की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजिबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो में, ठीक है ना, तो लेकिन आप लोग क्लियरली वॉइस को सुन सकते हैं और उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, यानी वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में विद्यमान अवसर, और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ यानी निर्मित अवसर। तो उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है पर्यावरण तथा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसर की खोज में यानी इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अस्तित्व बनाए रखने में, इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, सफलता प्राप्त करने में, इन गेटिंग सक्सेस, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो इसका जो है
आर्थिक विकास का स्तर यानी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक नीति है यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज, बाजार की स्थिति यानी मार्केट सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द, व्यवसाय की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बाह्य वातावरण जिन शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ फोर्सेस दैट हैव जनरल इन्फ्लुएंस्ड ऑन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट बिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबंध के व्यवहार पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है प्रेरणाएं संबंधित नहीं होते हैं, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लमसम पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी यानी एक मुश्त भुगतान। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा कि फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी यानी समुदाय के क्रियात्मक विभाजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व ड्राइव क्यू रिस्पॉन्स या ड्राइव क्यू एंड रिस्पॉन्स, यानी तीनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि सब्सिडी इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, सब्सिडी इज क्या हो जाएगा, रीपेमेंट है। ठीक है, यानी आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सोशल बिहेवियर इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ, यानी सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है, यानी फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सप्लाई, डिमांड, नेचर ऑफ कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग इज नोन एज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजार मांग यानी मार्केटिंग डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज इसेंशियल टू स्टडी इन फेस्टिविलिटी स्टडी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट, प्राइस, ऑपरेशन, ये सभी, ये एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, ये वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट, प्राइस, ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है, उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है यानी एंटरप्रेन्योर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह का, मैनेजरियल, सोशल, स्टैट्यूटरी, ये सभी, यानी प्रबंधकीय, सामाजिक, सांविधिक, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, यानी मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा, मांग की भविष्यवाणी यानी डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेवल ऑफ फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान का स्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर डी यानी उत्पादन विधि हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं, उद्यमिता साहसी अवसर की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपको, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वेंचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट मार्केट स्टेज यानी उत्पाद बाजार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक
पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इज प्री स्टार्टअप स्टेज वाइल स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वेंचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वृद्धि अवस्था यानी अर्ली ग्रोथ स्टेज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट एसेंशियल टू स्टडी इन फैसिबिलिटी स्टडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस गवर्न ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड डैश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी यानी ओनर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है? यानी एंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट प्लानिंग यानी उत्पाद नियोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्न में से किस घटक का उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, उत्पाद लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाभ की संभावना यानी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, चैप्टर नंबर 5 जो है, तो चैप्टर नंबर 5 में पूछा गया है आपसे, चैप्टर नंबर 5 दिया गया उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना, सिलेक्शन एंड सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्रेसी यानी गोपनीयता होना चाहिए, व्यावसायिक क्रिया यानी बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी परिचालन क्षेत्र, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। इनमें से सभी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में जाना जाता है एज नोन एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आविष्कार यानी इनोवेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू फॉर्मुलेट जनरल प्लान्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर है बाय प्रोडक्शन प्लानिंग, बाय कॉस्ट प्लानिंग, बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑल ऑफ दिस यानी उत्पाद नियोजन करके, लागत नियोजन करके, वित्तीय नियोजन करके, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है द डैश ऑफ द बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइज ऑफ बिजनेस यानी ऑप्शन नंबर सी आकार हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बाजार में पूर्णतः बिक्री एवं लाभ को बढ़ाता है, क्रिएट्स इम्परफेक्शन इन मार्केट एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केटिंग यानी विपणन। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 6ठे नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैक्टर्स अफेक्ट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ इंटरनल डिमांड यानी आंतरिक मांग की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहसी की स्वयं की योग्यता पर यानी सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, साहसी की स्वयं की योग्यता पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि स्थापना में आसान है, इजी इन फॉर्मेशन इज। तो ये हो जाएगा एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, द पॉइंट विच कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग ऑफ एन एंटरप्राइज इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? ठीक है। तो ये मांग की प्रवृत्ति यानी ट्रेंड ऑफ डिमांड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 5th नंबर चैप्टर के बाद 6th नंबर चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। 6th नंबर चैप्टर का नाम है बिजनेस प्लानिंग। तो बिजनेस प्लानिंग में आपको पहला क्वेश्चन है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है और ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड बोथ, प्रारंभ तथा अंत दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियोजन है यानी प्लानिंग जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है
ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होता है, लोचपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आपको देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व, द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज, तो इसका क्या हो जाएगा, निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में, दिशा निर्देश में, उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में नियोजन होता है, प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सभी ऑल टर्म के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन है, प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज, ये किसका है, एलन का है, ये बिजनेस स्टडीज में आपको पहले ही पूछ चुका है। ठीक है, हो सकता है कि ये रिपीट ना करे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 तरह का। प्लानिंग इज फॉर, यानी नियोजन होता है फ्यूचर के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 चैप्टर करने के बाद 7वां चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। 7वां चैप्टर का नाम है परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि आधुनिकीकरण सुधारता है, यानी मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस या क्षमता, यानी कैपेसिटी को। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स किसको करता है, प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादों को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हेल्प्स इन, तो ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, यानी इन कैचिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि परियोजना से संबंधित नहीं होती है, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी, सृजनता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पूछा गया है कि परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट इज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परियोजना होती है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, यानी गतिविधियों का समूह होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो एक दिया गया उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, किसके लिए, बाह्य बाधाओं से, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ क्वांटिफिबल प्रोजेक्ट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण, यानी फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निवेश विश्लेषण संबंधित है, इनपुट एनालिसिस डील्स विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी संसाधन आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, किसका हो जाता है, डिमांड पोटेंशियल, यानी मांग संभावना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पेबैक पीरियड डील्स विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, यानी पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दिस, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यूज ऑफ माइंड भी होना चाहिए, यानी अनुभव और मस्तिष्क का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनियोजन, यानी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए। डीपीआर इज अ, तो डीपीआर क्या है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्शन प्लान है, कार्यवाही योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है,
तो चैप्टर 8 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 9 नंबर चैप्टर में है संसाधन निर्धारण यानी वित्तीय एवं गैर वित्तीय, रिसोर्स असेसमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साधनों के गतिकर में उद्यमी की भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधनों की आवश्यकता, साधनों की पहचान, रुकावटों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाला में क्या होता है कि अधिकतर जो आंसर जो है उपरोक्त सभी ही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है यानी एनपीवी मेथड रिलेटेड विथ क्या हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी यानी सभी भावी वर्तमान मूल्यों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि गर्भावधि संबंधित होती है यानी गेस्टिनेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्रियान्वयन अवधि से यानी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परियोजना आकलन है यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी लाभदायकता विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 में दिया गया स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं यानी फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल यानी स्थायी कार्यशील पूंजी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थिर लागत में शामिल होती है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है। वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप ऑफ इन नेचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनस्टेबल, अस्थिर होती है। ऑप्शन नंबर बी। कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू स्थायी परिवर्तनशील पूंजी में परिवर्तनशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। फिक्स्ड कैपिटल इज यानी स्थायी पूंजी होती है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक अंतिम प्रश्न पूछा गया दीर्घकालीन ऋण पर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स बियर्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी स्थिर ब्याज दर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वें नंबर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 11वें नंबर चैप्टर में पूछा गया है, 11वां नंबर चैप्टर दिया गया कोष प्रवाह विवरण यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो अंश अधिमूल्य में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोष के स्रोत यानी सोर्स ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगद क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कैश परचेज इज एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कोष का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी है, मोर्गेज लोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स चालू संपत्तियों को चालू दायित्व और अधिक है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, व्हाट विल डू, परचेज ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कमी हो जाता है उसमें पैसे की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है चालू संपत्ति में शामिल होता है करंट एसेट्स इंक्लूड्स, क्या हो जाएगा इसमें, डेटर्स हो जाएगा। करंट एसेट्स इंक्लूड्स, तो करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया प्लांट एवं मशीनरी पर ह्रास है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ फंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स कौन सा नहीं होता है, वो होता है गुडविल यानी ख्याति। नॉन करेंट एसेट्स, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट्स यानी गुडविल होता है नॉन करेंट एसेट्स, बाकी करेंट एसेट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में पूछा गया है कि चालू अनुपात होता है करेंट रेशियो इज, तो करेंट रेशियो इज क्या होता है यहाँ पर, बैलेंस शीट रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभप्रदता अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद आपको पूछा गया यहाँ पर अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो सही आंसर है स्टॉक को, ठीक है। और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है तो उस पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन परसेंटेज, यानी प्रतिशत में। ये बीएसटी में पूछ चुका है आपका एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आदर्श चालू अनुपात होता है, आइडियल करंट रेशियो, ये पूछ सकता है तो 2:1 होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या नहीं होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, तो ये किसके अंडर आता है, एक्टिविटी रेशियो में आता है, क्रियाशीलता अनुपात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 में। तो चैप्टर नंबर 13 में आपको दिया गया है कि पीवी रेशियो यानी लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का होता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी विक्रय घटाओ परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया, सुरक्षा सीमा होता है वास्तविक बिक्री घटाओ ब्रेक इवन बिक्री, यानी ब्रेक इवन पॉइंट, यानी यहाँ पर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में जो है आपको पूछा गया है यहाँ पर वेंचर कैपिटल सोर्सेस एंड मीन्स ऑफ फंड। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये हो जाएगा IFCI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेंचर कैपिटल कंटेन्स हाई रिस्क, ऑप्शन नंबर ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामने पूछता है। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया वर्ष कौन सा है, 1988, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन, क्या हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिंडलेज बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट है ये, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है, तो क्या हो जाएगा 1.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 के बाद 15वां प्रौद्योगिकी का चयन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज, श्रम ग्रहण प्रौद्योगिकी उपयोगी है विकासशील देशों हेतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा तकनीक का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि पूंजी ग्रहण प्रौद्योगिकी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह उपभोक्ताओं का शोषण करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलों का प्रयोग प्राय तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चैप्टर नंबर 16 में दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, तो ये टूवर्ड्स ऑल हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रबंध एक पेशा, ये कथन किसने कहा था, ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछ सकता है, बीएसटी में नहीं पूछा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देश, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने कहा था, लॉरेंस ए एप्ले ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल नहीं होते हैं ऑडिटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों। मैनेजमेंट इज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट्स एंड साइंस बोथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर 17th चैप्टर है आपका, जिसमें लिखा गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग।
तो इसमें पूछा गया है कि डैश का प्रयोग प्राय ग्राफ, यातायात तथा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लीनियर मूल्यांकन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। एक पूछा गया है कि उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा डिमांड यानी मांग के द्वारा। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है अप्रत्यक्ष उत्पादन यानी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन कंज्यूमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज क्या हो जाता है, संभावित क्रियाओं को क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना व मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड, तो ये ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, एट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। लेवलिंग इज नेसेसरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, ऑल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो ये क्या हो जाएगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। और मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 19 में हम लोग पहुँच गए। वित्त प्रबंध एवं व्यावसायिक वित्त के स्रोत, तो इसमें पूछा गया पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया, 1951, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IDBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, 1964, ऑप्शन नंबर सी। डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। IFCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1948, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट डिवेंचर आर क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इन द ईयर प्रॉफिट और लॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 20, इसमें दिया गया है लागत एवं लाभ निर्धारण। इनमें से कौन सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड, तो सैलरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लागत के तत्व है, यहाँ पर मटेरियल है, लेबर है, रेंट है, तो मटेरियल हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछा गया है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस इज क्या हो जाता है, सेमी वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, तो ये प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चैप्टर नंबर ये 20 बता दिए आपको। तो इतना चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं सही से, एक बार अगर मान लीजिए कि विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है तो आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा इसको, जो अभी आपको चैप्टर डिस्कस किया गया सारे क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम में। आपको यही सब क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा 2022-23 का सोलर कॉमर्स क्लासेस में, जो चैनल में जो जाके आपको प्लेलिस्ट देखना है, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ATP से रिलेटेड, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, और आंसर की के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।